सो व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिसने कौन सा सिस्टम डिवाइस किया? कॉलेजियम सिस्टम। क्या करता है कॉलेजियम सिस्टम? जजेस अपॉइंट करता है। तो एटलीस्ट दोज हु आर अटेंडिंग द क्लासेस, आपकी 10% प्रिपरेशन तो हो रही है, बिकॉज दैट इज ऑल दैट क्लासेस कैन डू। उसके आगे आपको ले जानी होती है प्रिपरेशन। So I can see the 10% preparation is happening. So today we are going to understand the collegium system, the 3 judges case, the NJAC. What is NJAC? And NJAC कौन सी constitutional amendment के जरिए लाया गया था? So NJAC was brought in with which constitutional amendment? So it is 99th constitutional amendment. Right? So let's understand the complete journey, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। इस कंफ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स के जरिए सेटल किया। एंड हाउ वी गॉट द सिस्टम नोन एज विच सिस्टम? कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। What is the problem with this collegium system, and what was the solution that was proposed by Government of India but was rejected by the Supreme Court of India? Is this clear? और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। जब जब ये सब सिस्टम्स आर्ग्यूमेंट में थे तब तब क्वेश्चंस आए इन प्रीलिम्स मेंस, राइट? बिकॉज दीज आर बेसिक्स। लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि क्या जो जुडिशरी है उसकी अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव यानी सरकार का हाथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट? एग्जीक्यूटिव मैंने किसको बुलाया? एग्जीक्यूटिव इज सरकार। इज दिस क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गो थ्रू द जर्नी ऑफ दिस 3 जजेस केस। इसकी सारी जर्नी समझेंगे। तो हुआ क्या? सो अभी NJAC इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये सिचुएशन है। तो वापस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए किसके पास पहुंच गए हम? कॉलेजियम के पास। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज 99th। कॉलेजियम क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स, उनके जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? कॉलेजियम करता है। इट इज बेसिकली द सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन ये जो 3 अलग अलग केसेस हैं जिसको अब हम बुला रहे हैं 3 जजेस केस, the name of these landmark judgments is something else, so that we are going to understand. So let's look at the 3 judges case की क्या चीज है। So पहला, it is SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस है जी? SP गुप्ता वर्सेस, राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू, ये चीजें आपको भूल जाती हैं 24 घंटे के अंदर। SP गुप्ता इज द फर्स्ट केस। हल्का सा यहां पे ये भी आप मेंशन कर लोगे कि इसमें डिसीजन क्या हुआ था। सो यहां पर 1981 में एक 7 जज बेंच, 7 जज साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव जो है उसका लास्ट वर्ड रहेगा। दे विल बी डिसाइडिंग हु इज गोइंग टू बी द जज। एग्जीक्यूटिव कौन थी? हाँ, प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? अपना उसका कोई भी से नहीं है इंडियन प्रेसिडेंट का। सो दैट मींस व्हेन वी से प्रेसिडेंट, एक्चुअली वी आर सेइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चुनी हुई जो सरकार है वो बताएगी कौन जज होगा। ये इंटरप्रिटेशन की कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट ने इन द फर्स्ट केस विच इज SP गुप्ता 1981 में क्या डिसाइड हो गया जी? प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुड एमिनेट फ्रॉम एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी mentioned in article 217. 217 article is related to what? Anyone? 2 आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वन इज आर्टिकल 124, सेकेंड इज 217, राइट? ये नहीं भूल सकते। दिस इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, दिस इज रिलेटेड टू हाई कोर्ट। अब ये आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन हो रही है इन दीज डिफरेंट केसेस। इन आर्टिकल्स में जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज लगाए जाएंगे, कैसे हाई कोर्ट के लगाए जाएंगे, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, राइट? नाउ द वर्ड वाज कंसल्टेशन, कि जो जज लगेगा वो लगेगा इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी। तो प्रेसिडेंट जो है
वो बताएंगे कौन जज होगा, लेकिन किसकी कंसल्टेशन के साथ? जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सीनियर मोस्ट जजेस. नाउ द क्वेश्चन वाज कंसल्टेशन का अर्थ क्या कॉन्करेंस है? क्या प्रेसिडेंट एडवाइस लेके कंसल्ट करके उनकी बात मानेंगे ही, या फिर इग्नोर करके कुछ भी कर सकते हैं? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? अगर तो प्रेसिडेंट ये बिलीव करते हैं कि कॉन्करेंस है, तो जो जुडिशरी ने बोल दिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया और सीनियर मोस्ट जजेस ने बोल दिया, वो करना ही पड़ेगा. दैट इज कॉन्करेंस. एंड इफ वी इंटरप्रेट दिस एज कंसल्टेशन, दैट मींस प्रेसिडेंट सिर्फ सलाह लेंगे, करेंगे अपने मन की. ये बात क्लियर होगी जी? सो लेट्स सी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन फर्स्ट जजेस केस, जिसका नाम क्या था एंड कौन सा साल था? 1981. एसपी गुप्ता. क्या इंटरप्रिटेशन हो गई? इस बेंच ने इंटरप्रेट किया दैट द टर्म कंसल्टेशन यूज्ड इन आर्टिकल्स 124 to 117 did not mean concurrence. Therefore, the president will consult these functionaries. His decision was not bound. The real name is Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India 1993. तो अब और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा, यहां पर 9 जज थे और इन्होंने एसपी गुप्ता को ओवरटर्न कर दिया. एसपी गुप्ता केस में जो जजमेंट आई थी उसको इन्होंने ओवरटर्न कर दिया. तो नाउ इट शुड बी फाइन. सो 1981 द केस वाज एसपी गुप्ता एंड 1993 नाउ वी आर कॉलिंग द सेकंड जजेस केस. इट इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस. 2 केसेस हो गए जी. डिवाइज्ड अ स्पेसिफिक प्रोसीजर. सेकंड जजेस केस ने एक प्रोसीजर भी दिया called the collegium system. यहां से आया. Right? Now, it said that the Chief Justice of India would make decisions along with the 2 senior most judges of the court. So, collegium क्या बन गया? क्या प्रोसेस है? Chief Justice of India plus what? 2 senior most judges. Very important. याद कर लो कितने जज हैं. कल की न्यूज़पेपर डिस्कशन में किसी को नहीं पता था, एंड बहुत सारे तो पॉलिटिक करके बैठे हुए हैं. कलीजियम की कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पता कितने लोग हैं. राइट? दैट इज वेरी बैड. इन्हें बेसिक फैक्ट्स पॉलिटी में नहीं भूल सकते. थर्ड जजेस केस आ गया जी 1998 में. इसमें क्या हुआ? आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर दी जाती है कि जो इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ लॉ हैं उनके ऊपर सलाह लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं. कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल एस. अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट वाले कौन से आर्टिकल्स याद किए आपने? आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217. अब जब हम 3 जजेस केस पढ़ रहे हैं तो हम इन आर्टिकल्स को ना पढ़ें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और जब पढ़ लें तो भूल जाएं तो ये तो बहुत ही खराब होगा. 124, 217 एंड थर्ड वन है आर्टिकल 143. इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट किया गया. अगेन ऑन द सेम क्वेरी कि आप इंटरप्रेट कीजिए क्लियरली फॉर ऑल टाइम्स टू कम दैट व्हाट इज कंसल्टेशन. इज इट कॉन्करेंस और जस्ट एन एडवाइस? राइट? नाउ द क्वेश्चन वाज वेदर कंसल्टेशन रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद द नंबर ऑफ जजेस informing the CGI's opinion or whether the sole opinion of Chief Justice of India could by itself constitute. अब अकेला बैठ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा या फिर बाकी जजेस की सलाह भी इंपॉर्टेंट है? दैट इज द क्वेश्चन है. राइट? और क्या इंटरप्रिटेशन हुई? सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट द रिकमेंडेशन शुड बी मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज. सो नाउ प्रेजेंट collegium system constitutes what? Chief Justice of India plus how many? 4 senior most judges, not 2. ठीक बात है जी. It also held that Supreme Court judges who hailed from the High Court. अगर मान लेते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज लगाने की बात चल रही है और कोलिजियम यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस के अलावा कोई जज साहब हैं जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ही आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी भी सलाह ली जानी चाहिए. तो दे शुड ऑल्सो बी कंसल्टेड. ठीक बात है जी. तो दैट इज व्हाट द कॉलेजियम इज. अब कोई ये प्रोसेस नहीं है. प्रॉब्लम ये एनजेएसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोसेस.
यू आर नॉट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ 100 पीपल और 1000 पीपल एंड देन चेकिंग देयर एफिशिएंसी. ऐसा तो नहीं हो रहा. On what basis the collegium selects certain people and rejects others is not clear. The collegium is not bound to make it public. किस आधार पर उन्होंने कुछ लोगों को चुना और कुछ लोगों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. सो जीरो ट्रांसपेरेंसी. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस टाइम पे होते हैं उनका मूड करता है तो वो पब्लिक कर देते हैं, अदरवाइज मोस्टली नहीं करते. ठीक है जी. सो इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन, अ लॉट ऑफ नेपोटिज्म. जो वेल लिंक्ड लॉयर्स हैं वो जजेस बन जाते हैं. ये प्रॉब्लम है. नेपोटिज्म, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाई भतीजावाद. सो आपके जानकार, आपके रिश्तेदार, इन सब लोगों को जज बना दिया जाएगा irrespective of how efficient or inefficient people are. There is no pool of judges, that is no pool of people. जिनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और उनमें से किसी बेसिस के ऊपर लोगों को चुना जाता है. So there is no basis. That is a problem. Is this clear? Now we criticize कि इतना पढ़ लिख के कोई व्यक्ति अफसर बनेगा और एक अनपढ़ व्यक्ति पॉलिटिशियन बन सकता है. बट द फैक्ट है कि उस अनपढ़ व्यक्ति को भी एक प्रोसेस से गुजरना है, उसको वोट्स लेनी है, उसको इलेक्टोरल प्रोसेस में अपने आप को खरा उतारना है. यहां पे कुछ भी नहीं है. यू कैन जस्ट बी द सन ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु फेवर्ड द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड यू कैन बिकम द सुप्रीम कोर्ट्स जज एट अ वेरी यंग एज. राइट. सो देयर हैज टू बी सम बेसिस और वो पब्लिक होना चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. Why the Supreme Court keeps on commanding and demanding transparency and accountability from the government? Supreme Court अपने हर फैसले में यही करती है ना कि सरकार जवाबदेह होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? जुडिशरी में कब आएगी? राइट. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. यही क्रिटिसिज्म है. Now the issue of appointment of judges through the collegium has often been criticized for being non-transparent. Since it does not involve any official mechanism or secretariat, कोई ऑफिस नहीं है, तो चीफ जस्टिस अपने इतने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालते हैं कि जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट करो जी. बिकॉज दे आर वेरी बिजी, दे आर फ्लडेड विद सो मेनी केसेस. उनको पढ़ना होता है कि उस केस की हिस्ट्री क्या है, सेशन कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, एंड उसमें अपॉइंटमेंट का भी काम उनके पास है. नो सेक्रेटेरिएट, नो ऑफिसर्स हेल्पिंग देम. देयर इज नो स्टाफ दैट इज वर्किंग on appointments, right? It is seen as a closed door affair with no prescribed norms regarding eligibility criteria or even selection procedure. तो इसी criticism को address करने के लिए क्या आया था? NJAC, National Judicial Appointments Commission. Is this clear? Yes or no? मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, तो मेरे तक कई बार आवाज नहीं पहुंचती है सोए हुए लोगों की. हाँ जी, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन. अभी सारा हुआ नहीं है, अभी तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रिगार्डिंग दिस, बट यू विल बी रेडी फॉर आंसर राइटिंग आफ्टर दिस सेशन. देखो, बॉलीवुड में करण जौहर नेपो किड्स को अगर रूल दे दे, सारे देश में शोर मच जाता है. यही बात है, इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा मैटर. लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आलिया भट्ट को क्यों ले लिया. राइट. सो दिस नेपोटिज्म एंड करप्शन इज द मोस्ट सीरियस, बिकॉज जुडिशरी इज द लास्ट रिजॉर्ट, जहां से हमें जस्टिस मिलने की उम्मीद होती है. और वहीं पर अगर मेरिट के आधार पर जज नहीं जा रहे, तो फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने बोला दैट इनएप्रोप्रिएट टच अगेंस्ट माइनर्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन अटेम्प्टेड रेप. Right? And Supreme Court said that what a crazy judgment. फिर जो वर्मा जी हैं उनके घर से नोट मिले. So this tells you that when you are not doing any selection on the basis of merit, this is going to happen. People are having problem with reservation in the country. यही बात है ना कि reservation जो है मेरिट के खिलाफ है. तो ये क्यों नहीं है? Nobody is harmed by this क्लोज्ड कॉटरी ऑफ जजेस. एंड फिर आप देखोगे कि पिताजी भी किसी जमाने चीफ जस्टिस रहे हैं, बेटा भी बन गया. राइट. ऐसा कैसे होता है? इज दिस क्लियर?